हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी टूरिस्ट ब्रेन पर। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट सेकंड के बारे में बात की थी। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 हम शूट करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे माउथ के आगे वाली जो सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो है 10 से 11 मीटर लंबी होती है और उसका सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है बेटा? सबसे पहला पार्ट होता है माउथ। और माउथ के अंदर मैं आपको 3 स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। कौन कौन से बता चुका हूँ? एक मैंने आपसे कहा था सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि के बारे में बात की थी। उसके बाद मैंने टीथ, दांत के बारे में बात की थी और एक मैंने बात की थी टंग या जीभ के बारे में। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स, जिसे हिंदी में आप कहते हैं बेटा ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी। अब ग्रसनी की खास बात क्या है? यहाँ पर किसी टाइप की कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, तो नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स हियर। यहाँ पे किसी टाइप की जो है पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, फेरिंग्स अगर क्यों हो जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे आप एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एपिग्लोटिस। और हिंदी में इसे घाटी ढापन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट एपिग्लोटिस का काम क्या होता है मैं अभी बताऊंगा कि किस तरीके से ये फंक्शन करती है। ठीक है, बड़ी शानदार स्ट्रक्चर है। इट प्रिवेंट्स फूड टू एंटर इन द विंड पाइप। ये विंड पाइप मतलब आपकी सांस की नली में भोजन को जाने से रोकती है। अब किस तरीके से रोकेगी मैं आपको बता देता हूं। एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बनाकर बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन यहां से मान लीजिए इसकी माउथ की ओपनिंग है, ये इसकी माउथ की ओपनिंग है और बेटा ये इसकी नेजल ओपनिंग है, मतलब ये इसकी नाक की ओपनिंग। कहने का मतलब है इधर से बेटा अंदर क्या जाएगी? एयर जाएगी और इधर से अंदर क्या जाएगा बेटा? फूड जाएगा। क्लियर है? और ये जाकर अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से कॉमन पाथ बना लेते हैं, इस तरीके से। क्लियर है बेटा? इसी को आप क्या कहते हैं बेटा? फेरिंग्स कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? फेरिंग्स कहलाती है। सिर्फ इतनी सी स्ट्रक्चर। अब नीचे जाकर एक पार्ट बेटा चला जाता है कुछ इस तरीके से, ये पार्ट ये आगे चला जाता है किसमें? आपके फेफड़ों के अंदर। क्लियर है? और बेटा एक पाथ यहां से निकलकर ये दूसरी तरफ चला जाता है और ये जाकर खुलता है बेटा किसके अंदर? आगे आपके स्टमक में। कहां पर खुलता है? स्टमक में। क्लियर है बेटा? ये स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा वो है आपकी, जिसको आप कह सकते हैं ईसोफेगस। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं, या इसको आप भोजन की नली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? भोजन की नली, भोजन नाल वगैरह। अब जो बेटा जो फूड आता है ना बेटा, जो फूड आएगा वो इधर से जाना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं F फॉर फूड। क्लियर है? नेक्स्ट हम जो बात करें, अब यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है, ये वाली स्ट्रक्चर ऐसी ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए तो ये ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर इस तरीके से खुलते बंद होती है। तो मैं आपसे कहूं कि सर ये ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर अभी इस टाइम पे मान लीजिए खुली है। ठीक है, ये खुली है। अब यहां से तो एयर आएगी और बेटा यहां से फूड जाएगा और ये एक तरीके से कॉमन जगह है जहां पर फूड और एयर दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, हाय हेलो करेंगे, बोला आपको किधर जाना है? बोला मुझे तो इधर जाना है। एयर बोलेगी मुझे इधर जाना है। दोनों एक दूसरे के रास्ते को काटती है। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं ना बेटा, जैसे आप खाएंगे कोई चीज निकलेंगे तो ये ढक्कन निकलते टाइम पे बंद हो जाता है। जैसे ही ढक्कन बंद होगा ना बेटा, ये आपका फूड इधर चला जाएगा, इस इधर जाने के बजाय किधर चला जाएगा? फूड पाइप में चला जाएगा। लेकिन ना आप कभी कभी बोलते हैं ना कि खाते टाइम पे बोलना नहीं चाहिए। तो खाते टाइम पे बोलना क्यों नहीं चाहिए? कि जब आप बोल रहे होते हो तो आप सांस बाहर की तरफ छोड़ते हो, तो बोलते टाइम पे जो सांस बाहर निकल रही है वो कहां से आ रही है? फेफड़े से आ रही है। तो जब आप बोलते हो ना बेटा, बोलते टाइम पर अंदर से एयर आएगी और एयर आएगी तो ये ढक्कन एयर के प्रेशर से खुल जाता है और खुल गया और उसी टाइम पे इधर से खाना भी आ रहा है। तो खाने को जाना किधर चाहिए था बेटा? खाने को जाना चाहिए था इधर, लेकिन खाना इस ढक्कन के खुले होने के कारण इस सांस की नली में चला जाता है और जैसे सांस की नली में जाएगा तो बोलेगे भाई तेरी तो गलत एंट्री हो रही है, गलत रास्ते पे आ रहा है। ठीक है, तो अंदर से आपकी तेज हवा का झोंका आएगा और उस खाने के पार्टिकल को बाहर की तरफ फेंक देगा। क्लियर है बेटा? ये अपने आप ब्रेन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें अपने आप होती है, ये सारी चीजें। तो आपको खांसी आती है, धांसी आती है, सब कहते हैं ना आप, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सर ये जो आपका एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या काम करता है? इट प्रिवेंट्स फूड एंटर इन द विंड पाइप। जो खाना है उसको सांस की नली में जाने से रोकता है। ये हो गया आपका फेरिंग्स। इससे ज्यादा सवाल आज तक फेरिंग्स से ना पूछे गए हैं ना पूछे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे थे बेटा, सेकंड पॉइंट आता है आपका फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस। तो फेरिंग्स के बाद में कौन सी स्ट्रक्चर आती है बेटा? ईसोफेगस की बात हम कर लेते हैं। ईसोफेगस के अंदर भी किसी टाइप की कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स हियर। यहां पर भी खाना बहुत कम समय के लिए रुकता है। तो आपकी ईसोफेगस होती है यहां से लेकर बेटा यहां तक। क्लियर है? यहां से स्टमक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक चीज पूछी है
कि जैसे मान लीजिए कि खाना है आपका 11 मीटर लंबी आहार नाल है, खाना आपके मर्जी से तो आगे नहीं बढ़ता है, आप आपकी मर्जी से खाने को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ये अपने आप में एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है। आप कह सकते हो कि सर ये अपने आप में एक अनैच्छिक क्रिया है जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो सर ये खाना 11 मीटर लंबी नली के अंदर आगे की तरफ कैसे बढ़ता है? तो आप क्या कहोगे, सर हमारी बॉडी में ये जो आहार नाल है इसमें कुछ मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है पेरिस्टाइलिस मूवमेंट कहलाता है। क्लियर है? पेरिस्टाइलिस का मतलब है क्रमाकुंचन गतियां। क्रमाकुंचन गतियां कैसी होती हैं? तो मैं आपसे कहूं कि सर कोई भी पाइप है बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ये पाइप है, मान लीजिए इसमें खाना इस जगह पर है, इस खाने को मैं यहां पर बढ़ाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मैं इस जगह को यहां से दबाऊंगा तो थोड़ा सा खाना और आगे बढ़ेगा, फिर दबाऊंगा, इस तरीके से दबा के मैं इसको क्या करूंगा, दबा के आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। तो क्रम के अंदर संकुचन हो रहा है, एक सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए इसे पेरिस्टाइलिस या क्रमाकुंचन गतियां, क्रम में आकुंचन। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप क्या खाने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या कहें कि फेरिंग्स और ईसोफेगस का काम मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है बेटा स्टमक के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि स्टमक के क्या क्या आपके सवाल पूछे गए हैं, क्या क्या आपको यहां पर पढ़ना है, ये सारी चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टमक की हम बात कर लेते हैं। स्टमक अपने आप में कैसे स्ट्रक्चर है, मैं तुम्हें एक छोटा सा डायग्राम यहां पर बना देता हूं आपके लिए। आपका स्टमक कुछ ऐसी जे शेप स्ट्रक्चर होता है। देखो ये अपने आप में एक जे शेप स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो अगर आप कहना चाहें कि सर स्टमक अपने आप में है क्या, तो आप कह सकते हैं सर स्टमक अपने आप में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैले जैसी संरचना है, और जो कि किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? जो कि अपने आप में मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर का मतलब है सर पेशीय संरचना है। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो स्टमक है, स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे आकार का थैलाकार संरचना है। दूसरी बात सर, ये जो मसल्स हैं यहाँ पर स्मूथ मसल्स आपको देखने को मिलती हैं, चिकनी पेशियां आपको देखने को मिलती हैं, तो आपका मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पेशीय थैले जैसी संरचना अपने आप कहलाता है। क्लियर है? यहां से ईसोफेगस से सामान यहां पर गिरेगा नीचे आराम से और खाना भर जाएगा। आगे बेटा ये यहां पर खुलता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात कर लेते हैं सर, ये जो आपकी स्टमक की जो वॉल है ना बेटा, वो स्टमक की वॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वॉल जो है अपने आप में, ठीक है, ये मैं बना देता हूं यहां पर, ये जो वॉल आपको दिख रही है, इस वॉल के अंदर यहां पर बड़ी शानदार चीज है, कुछ यहां पर ग्लैंड्स होती हैं। क्लियर है? यहां पर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जिन ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको पैरेलल बताया था। याद करो, मैंने कहा था डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि जब आप ईसोफेगस से नीचे उतरते हैं, ईसोफेगस तक कोई ग्लैंड नहीं है, एक सलाइवरी ग्लैंड थी, गले में कोई ग्लैंड नहीं थी, एक पेट में कुछ ग्रंथियां मैंने आपको बताई थी, और इनको हमने क्या नाम दिया था बेटा? हमने नाम दिया था गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम दिया था बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा था। बोलो, कहा था नहीं कहा था? तो आप कहोगे सर इस वॉल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? सर गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलती है। तो मैं लिख देता हूं गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में क्या कहते हो बेटा? हिंदी में कह देते हैं सर जठर ग्रंथियां। क्या नाम देते हैं इन्हें? जठर ग्रंथियां। अब सर जठर ग्रंथियां अपने आप में क्या काम करती हैं? तो जठर ग्रंथियों द्वारा एक रस स्त्रावित होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है एक बहुत ही बेहतरीन एक जूस स्त्रावित करती है, जूस सीक्रेट करती है, और उस जूस का नाम क्या है बेटा? उस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है? गैस्ट्रिक जूस। क्या काम करता है ये गैस्ट्रिक जूस? और इसके बारे में मैक्सिमम आपके अगर स्टमक में कोई भी सवाल पूछा गया है बेटा, तो स्टमक से पूछा गया है। कहां से? गैस्ट्रिक जूस से। तो गैस्ट्रिक जूस से किस तरीके के सवाल पूछे गए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस में आखिर होता क्या है, क्या काम करता है, डाइजेशन में किस तरीके से हेल्प करता है, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखनी है। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है यहां पर बेटा गैस्ट्रिक जूस, जिसको हिंदी में मैं क्या नाम दे देता हूं बेटा? जठर रस नाम दे देता हूं। क्या कहते हैं? जठर रस। जठर रस में यहां पर कितनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी? तो जठर रस में सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार सवाल पूछा गया है, HCl। ठीक है? दूसरा मैं नाम दे देता हूं आपको पेप्सिनोजन, एंड द लास्ट वन इज प्रोरेनिन। हिंदी में भी लिख देता हूं प्रोरेनिन, पेप्सी
नोजन, और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका पेप्सिनोजन। अब ये तीन इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है बेटा इसमें, एक चीज और होती है, मैं चौथा और जोड़ देता हूं इसे बेटा, म्यूकस या श्लेष्मा। क्या कहते हैं, म्यूकस तथा श्लेष्मा। ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो जब भी आपसे जठर रस के बारे में बात की जाए तो जठर रस अपने आप में एक रस है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। और यहां पर इसमें 4 टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज HCl, सेकंड वन इज पेप्सिनोजन, थर्ड वन इज म्यूकस एंड फोर्थ वन इज प्रोरेनिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, श्लेष्मा और प्रोरेनिन का स्रावण किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती है। अब एक एक करके हम एक एक चीजों के बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं कि सर किस तरीके से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं और कौन कौन सी चीजें क्या क्या आपके काम करती हैं। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले इसको मिटा देता हूं। मिटाने के बाद सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या होनी चाहिए, HCl होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहली बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि आमाशय के अंदर निकलता है। तो मैं आमाशय की स्ट्रक्चर भी ऊपर बना देता हूं, स्टमक की छोटी सी एक स्ट्रक्चर बना देते हैं हम इधर। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर होती है आमाशय की या स्ट्रक्चर की सॉरी स्टमक की। तो HCl जो है बेटा, HCl यहां पर रिलीज होता है किसके द्वारा, आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है जिसका सवाल जिसका जो नाम है वो आपके RRB NTPC में पूछा गया है, शायद रेलवे की किसी एग्जाम में पूछा गया था कि HCl इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या कहा जाता है बेटा, ऑक्जेंटिक सेल्स। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, हिंदी में कहा जाता है ऑक्जेंटिक कोशिका। क्या कहते हैं इसे, ऑक्जेंटिक कोशिका। तो आपसे पूछा जाए कि सर आमाशय की कौन सी कोशिकाएं जो हैं HCl का स्रावण करती हैं, तो आप सीधा सीधा कहना कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। ठीक है, सबसे पहला ये हो गया। दूसरी बात, सर यहां पर pH जरा बता दीजिए मेरे को कि HCl की pH कितनी होती है। तो HCl की pH होती है बेटा 1.5 से 3.5 तक। मतलब अपने आप में कि ये प्रबल अम्ल है, ये अपने आप में क्या है बेटा, प्रबल अम्ल है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि यहां पर कितना जो है आपका HCl यहां पर सीक्रेट हो जाता है, तो लगभग बेटा 3 से 5 लीटर HCl जो है पर डे यहां पर क्या होता है बेटा, स्रावित हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको, ये डेटा आपको यहां पर पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट डेटा की हम बात करते हैं। सर HCl अपने आप में क्या है, इसके काम आखिर क्या है, ठीक है, किस तरीके के काम यहां पर करता है। तो इसके फंक्शंस अगर मैं लिखूं तो इधर लिख देता हूं बेटा, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके फंक्शन या इसके कार्य अपने आप में क्या है, देखो सबसे पहला काम तो ये है कि आमाशय में अम्लीय माध्यम प्रदान करना। आमाशय जो है, स्टमक जो है, उसमें एसिडिक मीडियम ये प्रोवाइड कर देता है। तो मैं एक बार लिख देता हूं कि एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम हिंदी में क्या देते हैं सर, अम्लीय माध्यम। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम प्रदान करना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि जैसे किसी भी भोजन में, किसी भी फूड में उसके साथ अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाता है या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, पहली नाकाबंदी हमने कर रखी है यहाँ पे रोक लेंगे हम बैक्टीरिया को। अगर यहाँ से भी रुककर अगर वो चला गया पेट में, तो पेट में हमारे पास क्या है बेटा, HCl, जिसकी pH काफी कम है, और काफी कम होने से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी पैथोजन में काम कर सकता है। तो हमने क्या कहा कि सर ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, भोजन में आए हुए जितने भी जीवाणु या पैथोजन रोग कारक है उनको मारने का इसका कार्य होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये अपने आप में क्या करता है कि HCl किल्स पैथोजन, HCl किल्स पैथोजन। ये किसको मारता है सर, ये रोग कारक को मारता है, रोग कारक को मारता है। ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। क्लियर है? तीसरी चीज यहां पर क्या होती है सर, तीसरी चीज यहां पर है कि ये जितने भी यहां पर आपके एंजाइम्स जो आएंगे, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम। अब कहें सर एक्टिवेट करने का मतलब, ये जो 2 एंजाइम मैंने अभी आपको बताए थे, एक तो पेप्सिनोजन बताया था बेटा और एक प्रोरेनिन बताया था। ये दोनों जो एंजाइम है वो अपने आप में कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इनको एक्टिवेट करने का काम किसका होता है बेटा, HCl का होता है। तो HCl अपने आप में यहां पर क्या काम करता है बेटा, एंजाइम एक्टिवेशन। क्या काम करता है, एंजाइम एक्टिवेशन। एंजाइम एक्टिवेशन मतलब एंजाइम को सक्रिय करना, ठीक है, सक्रियण एक्टिवेशन का मतलब है ना। तो ये काम आपके HCl के होते हैं। तो HCl का काम पहला एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, दूसरा बेटा किल्स पैथोजन रोग कारक को मारना, और तीसरा क्या होता है बेटा, एंजाइम एक्टिवेशन। अब बात यह है कि सर HCl की pH इतनी ज्यादा होती है, ठीक है,
इतनी कम होती है, कहने का मतलब है। और ये इतना अपने आप में कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। तो सर प्रबल अम्ल, जब भी अम्ल हमारे शरीर के किसी अंग पर डले तो वो उसे जला देगा, बर्निंग सेंसेशन देगा। तो HCl को अगर आप ऊपर डालोगे तो आप किसकी नहीं जलने लगेगी, जबकि अंदर स्टमक की जो अंदर की आंतरिक दीवार, इंटरनल जो वॉल है वो तो बहुत कोमल होती है। तो अपने आप में क्या होगा बेटा, तो स्टमक अपने आप में जलेगा नहीं जलेगा अंदर से? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल स्टमक के अंदर की दीवारें जलने लगेंगी। तो इस जलन से बचाने के लिए भगवान ने हमें क्या दिया, अंदर से एक लेमिनेशन दे दिया म्यूकस का। म्यूकस का मतलब म्यूकस की एक पतली सी आवरण, एक चिकनी लेयर अंदर की तरफ रहती है। ये चिकनी लेयर क्या काम करती है बेटा, HCl से आपकी स्टमक की वॉल को बचाती है, ठीक है। आपकी आमाशय की दीवार को किससे बचाती है, HCl से। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि अंदर से श्लेष्मा का लेमिनेशन आपको देखने को मिलता है, म्यूकस का लेमिनेशन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप HCl से बच जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से म्यूकस का काम भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी जो मैंने 4 कंपोनेंट आपको बताए थे गैस्ट्रिक जूस के, गैस्ट्रिक जूस का पहला मैंने क्या कहा था, HCl, फिर म्यूकस, प्रोरेनिन और आपका पेप्सिनोजन, ये बताए थे मैंने आपको। तो म्यूकस और HCl के बारे में बता चुका हूं बेटा। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी किसकी, पेप्सिनोजन की। तो पेप्सिनोजन अपने आप में कैसा है बेटा, इनएक्टिव है, क्लियर है, इनएक्टिव है। और यहां पर इसको मैं क्या लिख दूं बेटा, HCl लिख दूं। और pH कितनी लिख दूं बेटा, pH 1.5 से 3.5, यही तो होती है इसकी pH। और ये पेप्सिन को सक्रिय मतलब एक्टिवेट करके किस में बदल देता है बेटा, ये बदल देता है बेटा पेप्सिन के अंदर। किस में बदल देगा, पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन ये अपने आप में एक सक्रिय एग्जाम, ठीक है, सक्रिय एंजाइम है। तो ये इनएक्टिव होता है। और यहां पर अब मैं क्या लिख दूं बेटा, एक्टिव। और इसको एक्टिवेट करने का काम किसका है बेटा, HCl का। देखो एक्टिवेट कर दिया। अब पेप्सिन जो है वो अपना आगे का काम करेगा। तो पेप्सिन के लिए एक शब्द क्या लिखा जाता है बेटा, पेप्सिन के लिए लिखा जाता है कि पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, तो स्टार मार्क कर लो यहां पर इसको, क्लियर। जितनी भी चीजें बता रहा हूं मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सर जो पेप्सिन है, पेप्सिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। सर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सर प्रोटीन पाचक, प्रोटीन का पाचन कर रहा है। और प्रोटियो का मतलब होता है प्रोटीन, और लाइसिस या लाइटिक आपको कहीं भी देखने को मिले, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना या तोड़ना, क्लियर है। तो आप कहेंगे सर प्रोटीन का पाचन करता है, क्लियर है। तो प्रोटीन का पाचन कैसे काम करेगा, ठीक है। प्रोटीन टूटेगी तो क्या बनेगा, क्या सारी चीजें बनेगी। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, प्रोटीन अपने आप में क्या होती है। क्या आपने कभी पॉलीमर्स के नाम सुने, पॉलीमर अपने आप में क्या होता है। तो पॉलीमर के बारे में अगर आप देखें कि मान लीजिए कि ये कोई भी एक यूनिट है, एक इकाई है बेटा, एक छोटी सी इकाई, ऐसी इकाई जैसे मान लीजिए इकाई A है, इसको मैं ऐसी इकाई A और ले लूं, फिर एक और ले लूं, एक और ले लूं, इस तरीके से A ऐसी बहुत सारी यूनिट्स जो है, इसको कहते हैं मोनोमर यूनिट या एकलक इकाई। अगर ये ऐसी बहुत सारी इकाइयों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये जो श्रृंखला है वो क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। मतलब ऐसी बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट को अगर मैं जोड़ देता हूं, जोड़ने के बाद क्या बनता है बेटा, पॉलीमर बनता है, जिसे आप बहुलक कहते हैं, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो मैं कहूं कि सर प्रोटीन भी अपने आप में एक पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर है, तो जो प्रोटीन को आप तोड़ोगे, जब मान लो कि ये अपने आप में एक माला है, एक माला में जो मोती होते हैं ना बेटा, हर एक मोती अपने आप में एकलक इकाई या मोनोमर यूनिट है। और ऐसे बहुत सारे जो आपके मोती है, मोतियों से आप क्या बना देते हैं बेटा, पूरी माला बना देते हैं माला। तो मैं क्या कहूं कि एग्जैक्ट जो पेप्सिन है, जो अपने आप में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो प्रोटीन किस तरीके से बना है, प्रोटीन भी अपने आप में उसी एक माला की तरह है, जिस माला में हर एक मोती की जगह क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। समझ में आ गया। तो मैंने कहा जैसे मान लीजिए कि ये अपने आप में एक माला है, इसके अंदर एक मोती, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत है मोती। हर एक ये एकलक इकाई है, ये अपने आप में क्या है बेटा, एकलक इकाई है। तो एकलक इकाई यहां पर मैं क्या लिख दूं बेटा, एमिनो एसिड लिख दूं। क्या लिख दूं बेटा, एमिनो एसिड। तो कहने का मतलब है बहुत सारे एमिनो एसिड की एक श्रृंखला को मैं क्या कह देता हूं, यहां पर प्रोटीन कह देता हूं। तो मैंने एक एमिनो एसिड, फिर 2 एमिनो एसिड, फिर 3 एमिनो एसिड, फिर 4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड को एक श्रृंखला में जोड़ दूं तो क्या बन जाता है बेटा, यहां पर प्रोटीन बन जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं इनको तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे बेटा, ये अलग अलग एमिनो एसिड ही तो मिलेंगे। तो जब मैं प्रोटीन को तोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होते हैं बेटा, एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। बोलो समझ में आ गया। तो अब आप कहें कि क्या कंप्लीट
प्रोटीन यहां पर पाचित हो जाती है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर कंप्लीट। मैं अगर एक एक मोती अलग अलग तोड़ दूं तो मुझे एमिनो एसिड मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये अपने आप में एक प्रोटीन थी, ठीक है, आराम से समझना बिल्कुल, ये प्रोटीन थी और आगे इसे श्रृंखला चलती जा रही है। अगर मैं यहां से इसको तोड़ देता ऐसे अलग अलग, तो एक एक एमिनो एसिड अलग अलग मिल जाते। और इस दीवार को अगर मुझे तोड़ना है तो इसकी एक एक ईंट अलग कर दूं, मैं बिल्कुल एक एक ईंट अलग अलग कर दूं, तो ये कंप्लीट तोड़ दिया मैंने दीवार को। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये मैंने कंप्लीट नहीं तोड़ा, फिर कैसा तोड़ूं कि ये 3 टुकड़े अलग कर दिए, ये 3 टुकड़े अलग कर दिए, ये 2 टुकड़े अलग कर दिए, ये टुकड़े अलग, क्लियर है। तो ऐसे इसको कहते हैं अपूर्ण पाचन। क्या कहते हैं? अपूर्ण। पहले वाली कंडीशन की थी पूर्ण पाचन थी, कंप्लीट डाइजेशन। अब की बार ये पार्शियल डाइजेशन है, या आप कह सकते हैं कि सर इसे अपूर्ण पाचन कह सकते हैं, ठीक है, या आंशिक पाचन कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो आप कहेंगे सर जो पेप्सिन है ये पूर्ण पाचन करेगा या अपूर्ण पाचन, मतलब ये कंप्लीट डाइजेशन करेगा या पार्शियल डाइजेशन करेगा? तो आप कह सकते हैं कि ये बोलता है कि यार देखो सारा काम मैं नहीं करूंगा, सारा काम मैं नहीं करूंगा, मेरा जैसा मेरा एक बड़ा भाई जो और है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उससे करवाना, छोटी आंत में है उससे काम करवाना, मैं थोड़ा सा तोड़ के दे देता हूं आपको, क्लियर है। तो मैंने कहा कि ये लीजिए ये प्रोटीन है, ठीक है, और ये प्रोटीन को अलग अलग एमिनो एसिड में नहीं तोड़ता, ये टुकड़े कर देता है, यहां से एक टुकड़ा कर दिया, यहां से एक टुकड़ा कर दिया, इस तरीके से। और ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? एमिनो एसिड तो कहलाएंगे नहीं, इनको कहते हैं पेप्टोन्स या डाइपेप्टोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इन्हें? पेप्टोन्स या डाइपेप्टोन्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहूं कि यहां पर मैंने लिखा बेटा प्रोटीन, और प्रोटीन बेटा यहां पर क्या डाल दिया? इस एंजाइम को मैंने यहां पर डाल दिया, ये लीजिए मैंने डाल दिया पेप्सिन। क्या डाल दूं? पेप्सिन। और ये प्रोटीन पेप्सिन को किस में तोड़ दे, सॉरी ये जो प्रोटीन है पेप्सिन के द्वारा किस में टूट जाएगी बेटा? तो आप कह सकते हैं ये पेप्टोन्स एंड डाइपेप्टोन्स के अंदर टूट जाती है, क्लियर है। तो मैं इधर लिख देता हूं बेटा पेप्टोन्स और डाइपेप्टोन्स। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है, ये पेप्टोन्स है बेटा 2, क्लियर है। हाँ, तो अब ये क्या है बेटा? आप कहोगे सर ये इनकम्प्लीट डाइजेशन है, पूरा डाइजेशन नहीं हुआ सर, तो आप इसको कह सकते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन। इसको हिंदी में कह सकते हैं आंशिक पाचन, आंशिक पाचन, क्लियर है बेटा। इनकम्प्लीट या अपूर्ण पाचन इसको आप कह सकते हैं, ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। फिर सर ये आधी पची हुई प्रोटीन, अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीज आ जाएगी, आप रिलेट करके भी मैं बताऊंगा, सारी चीजों को रिलेट करके बताऊंगा। अब ये पेप्टोन्स और डाइपेप्टोन्स जो आधे टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को क्या कर दिया हमने? छोटी आंत में डाल दिया। अब छोटी आंत में आगे एक एंजाइम और मिलेगा जो इन टुकड़ों को बिल्कुल अलग अलग एमिनो एसिड में तोड़ देगा, उसको कहेंगे कंप्लीट डाइजेशन या पूर्ण पाचन, क्लियर है। तो अभी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि पेप्सिनोजन का काम क्या है, तो कहना सर पेप्सिनोजन का कोई काम नहीं है, पेप्सिनोजन को पहले पेप्सिन में बदलना पड़ेगा HCl की प्रेजेंस में। एंड ये पेप्सिन जो है वो पेप्सिन अपने आप में एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को आंशिक रूप से या हम कहें अपूर्ण रूप से इसको क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो प्लीज एक बार इसको लिख लीजिए कि पेप्सिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, स्टमक का है, याद रखना, छोटी आंत में नहीं मिलेगा, कहां पर मिलेगा? स्टमक में मिलेगा। तो यहां पर ये पेप्सिनोजन का काम कंप्लीट हो जाता है। पेप्सिनोजन के बाद एक बहुत ही बेहतरीन एंजाइम है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है बेटा प्रोरेनिन। क्या नाम है इसका? प्रोरेनिन। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, इससे भी सवाल आप एक बार पूछा गया है। तो जो प्रोरेनिन है अपने आप में, इसको हिंदी में भी कुछ इसी तरीके से लिखते हैं बेटा, ठीक है, प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन क्या काम करता है? तो मैं कहूं प्रोरेनिन अपने आप में, जैसे देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एक शब्द आपने नाम सुना है लैक्टोज, और एक शब्द आपने नाम सुना हो कभी कैसीन, क्लियर है, लैक्टोज और कैसीन। बेटा लैक्टोज अपने आप में क्या होती है बेटा? शुगर होती है, शुगर होती है जो कहां पर मिलती है बेटा? मिल्क में मिलती है, इसे मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। दूध के अंदर एक तो शर्करा मिलती है, एक प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन कौन सी होती है बेटा? कैसीन होती है। क्या होती है बेटा? कैसीन प्रोटीन। तो आप कह सकते हैं कैसीन प्रोटीन, इसको कहते हैं मिल्क प्रोटीन। क्या कहते हैं बेटा? मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क में या दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसे आप क्या कहते हैं? कैसीन प्रोटीन कहते हैं। और जो शुगर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मिल्क शुगर या लैक्टोज कहते हैं। समझ में आ गया?
तो लैक्टोज, जब आप बेटा छोटे बच्चे थे ना उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिया करते थे, दूध लिया करते थे। ऐसा कोई चिकन मुर्गन या पिज्जा विज़ा बर्गर वर्गर थोड़ी ना खाते थे। आप क्या खाते थे बेटा, आप नॉर्मली मम्मी का दूध पीते थे और मम्मी के दूध में आपको क्या मिलता था, लैक्टोज मिलता था और कैसीन मिलता था, मतलब उस शुगर से आपको एनर्जी मिलती थी, ठीक है, जिसको आप मिल्क शुगर कहते थे। और एक प्रोटीन मिलती थी आपको जिससे आपकी बॉडी बनती थी, ठीक है, आपकी बॉडी का जो मेंटेनेंस वगैरह वो होता था, उसको कहते थे बेटा कैसीन प्रोटीन, ठीक है। तो आप जब सिर्फ और सिर्फ दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं तब आपके ये काम आता है, ठीक है। और आज एडल्ट फेज में आप बहुत सारी चीजें खाने लग गए, सिर्फ दूध के ऊपर तो आप नहीं जीते हैं कि फिर दूध पिएंगे सिर्फ और कुछ हम खा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए भगवान ने क्या किया, जो प्रोरेनिन एंजाइम है ना, प्रोरेनिन एंजाइम हमको कब दे दिया, जब हम कौन से स्टेज में थे बेटा, फीटल स्टेज में थे या इन्फेंटाइल स्टेज में थे। आज के टाइम पर एडल्ट फेज के अंदर हमारे अंदर ये जो है एंजाइम नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, अब इसके काम से समझ में आएगा आपको कि क्यों नहीं पाया जाता। तो मैं आपसे कहूं कि जब आप छोटे बच्चे थे तभी ये आपके अंदर मिलता था, शिशु अवस्था में मिलता है। तो बेटा जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, शिशु मतलब इन्फेंट्स होते हैं, इसके अलावा गाय भैंस बकरी, इनके जो बछड़े जो मेमने वगैरह होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये मिल, मतलब कहने का मतलब बच्चों में ही मिलेगा सिर्फ ये, क्लियर है, बच्चों में। अब कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। आपके भी मिल्क प्रोटीन बताई थी ना बेटा मैंने, मिल्क प्रोटीन कौन सी थी बेटा, कैसीन प्रोटीन थी। कैसीन प्रोटीन जो होती है बेटा, उसको ये क्या काम कर देता है, यहां पर ये प्रोरेनिन तो इनएक्टिव होता है, तो प्रोरेनिन तो हम यूज कर नहीं सकते, तो हम यहां पर क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले मैंने लिख दिया प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन को मैं HCl की प्रेजेंस में 1.5 से 3.5 के प्रेजेंस में मैं क्या काम करता हूं बेटा, इसको किस में बदल देता हूं बेटा, रेनिन में बदल देता हूं। किस में बदल देता हूं बेटा, रेनिन में बदल देता हूं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रेनिन और प्रोरेनिन कैसे हैं। तो ये अपने आप में कैसा है बेटा, एक इनएक्टिव एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करने का काम किसका होता है बेटा, HCl का होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं सर, प्रोरेनिन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, रेनिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेनिन, क्योंकि प्रोरेनिन तो अपने आप में कैसा है बेटा, इनएक्टिव है। ये कैसा है, इनएक्टिव है, ये कैसा है, एक्टिवेट, ठीक है। अब ये कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन करके किस में बदल देता है बेटा, ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। किस में बदल देता है बेटा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि रेनिन या प्रोरेनिन का काम क्या होता है, तो आप कहोगे प्रोरेनिन रेनिन के अंदर बदल जाता है, चेंज हो जाता है, इसको चेंज करने का काम HCl का होता है। एंड जो कैसीन प्रोटीन थी, कैसीन प्रोटीन ये अपने आप में क्या होती है बेटा, मिल्क प्रोटीन होती है। क्या होती है, मिल्क प्रोटीन। इस मिल्क प्रोटीन को रेनिन अपने कैल्शियम पैराकैसिनेट में डाइजेस्ट कर देता है। अब कैल्शियम पैराकैसिनेट के बाद में इस प्रोटीन को हम यूज कर सकते हैं, इस प्रोटीन को शरीर में उपयोग कर लिया जाता है। डायरेक्ट इसको हम उपयोग नहीं कर सकते थे, है ना, इसको तोड़ा किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट में, एंड देन हमने इसको यूज कर लिया, क्लियर है। तो कैसीन कहां पर मिलेगा, दूध में मिलेगा। और दूध सिर्फ कौन पीता है, फीटल स्टेज वाले बच्चे, मतलब इन्फेंट्स, ठीक है। आज हम सिर्फ दूध के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है, और दूध पे डिपेंडेंट नहीं है, तो भगवान ने बोला कि यार इनको प्रोरेनिन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो क्या करें, इनको अब यहां से इनका सिक्रेशन बंद कर दो, क्योंकि ये सिर्फ दूध के ऊपर डिपेंड थोड़ी था, सब कुछ खा सकते हैं बेटा। अब ये मीट खा सकते हैं, मच्छी खा सकते हैं, पिज्जा बर्गर अनाज वगैरह फ्रूट्स वगैरह सब खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ बच्चों में ही मिलेगा। आज की अवस्था में हमारे अंदर इसका सिक्रेशन या स्त्रावण नहीं होता है। नहीं होने का रीजन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। तो आप कहोगे सर अब क्या इस कैसीन प्रोटीन का पाचन हमारे अंदर होता ही नहीं है, तो अगर हम दूध पिएंगे तो क्या ये कैसीन प्रोटीन ऐसे निकल जाएगी, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ऐसे निकल जाएगी, इसका डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो फिर क्या काम करें सर, इस कैसीन प्रोटीन का उपयोग कैसे करें बेटा। इस कैसीन प्रोटीन का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, जो काम यहां पर रेनिन कर रहा है ना बेटा, वो काम हम किसी और से करवा लेते हैं। तो आपने देखा होगा ना, दूध के अंदर आप क्या डालते हैं बेटा, एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस नाम सुना होगा आपने। उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को जैसे दूध में आप डालोगे, तो दूध में डालने के बाद दूध क्या हो जाता है बेटा, फट जाता है। आपने देखा होगा ना, दूध फट गया मतलब दही में बदल गया। तो दही में बदल जाता है ना बेटा, तो आपने देखा जो आपकी दूध और दही में से गाढ़ा कौन होता है, आप कहोगे कि सर दही गाढ़ा होता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो प्रोटीन है वो नीचे स्कंदित हो जाती है, और स्कंदित हो जाती है तो वो नीचे नीचे तो प्रोटीन रह जाएगी और ऊपर ऊपर पानी रह जाता है, आपने देखो दही के अंदर आपने, ठीक है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो हम कहें कि सर जो काम कैसीन प्रोटीन को
मतलब कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का काम जो रेनिन किया करता था वो वहां पर हम किससे करवा लेते हैं, लैक्टोबैसिलस से करवा देते हैं। तो क्या सर दही से क्या हम वो प्रोटीन वापस ले सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अब वो ले सकते हैं, क्योंकि इस रूप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये अगर ये वाली प्रोटीन जो है इसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको आप खाओगे और निकाल दोगे। आपने देखा होगा ना, बोलते हैं ना कि दूध पीने के बाद पेट आप जैसे रात को दूध पी के सोते हो तो अच्छे से फ्रेश होते हो, या दूध पीने से पेट खराब हो जाता है, ऐसी कंडीशन क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि जो चीज हमारे अंदर पचती नहीं है ना, उसको हमारी शरीर जो है बहुत जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये प्रोटीन हमारे अंदर पचती नहीं है, और पचती है तो हम इसको जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो पेट साफ हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको ये चीज पता होनी चाहिए। तो रेनिन का काम मैंने बता दिया, कैसिन प्रोटीन को पैराकेसिनेट, ये बच्चों के अंदर निकलता है, आज एडल्ट स्टेज में वयस्क अवस्था में नहीं निकलेगा। क्लियर है बेटा? और लैक्टोबैसिलस क्या काम कर देता है बेटा? कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। ठीक है, इस तरीके से हम दही से वो प्रोटीन ले सकते हैं जो कि हम दूध से नहीं ले पाते। क्लियर है? तो फिर क्या सर दही खाना ज्यादा अच्छा है दूध खाने से? तो आप कहेंगे क्या दूध सिर्फ आप कैसिन प्रोटीन के लिए पिया करते थे क्या? दूध के अंदर और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लैक्टोज शुगर होती है, फैट होता है, ठीक है, और तो ये सारी चीजें, विटामिन डी होता है, ये कंडीशन भी तो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो आप कहेंगे कि सर हाँ एडल्ट फेज के अंदर दही भी बहुत न्यूट्रिशियस है, जिसको हम अगर प्रोटीन के लिए, सिर्फ प्रोटीन के लिए आप लेना चाहते हैं तो प्रोटीन के लिए आप लो, तो फिर सर आप दही आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो ये था स्टमक। अब स्टमक के अंदर एक दो चीजें और होती हैं बेटा। स्टमक में खाना कितनी देर तक रुकता है? तो स्टमक में खाना रुकता है 4 से 5 घंटे। क्या रुकता है बेटा? खाना जो है 4 से 5 घंटे रुकता है, एंड देन जो भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी यहां पर होनी है वो अपने आप हो जाती है, और 4 से 5 घंटे बाद ये खाना आगे खिसक जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, कुछ जो ड्रग्स है, कुछ ड्रग्स मतलब कुछ दवा, और साथ में सर जो एल्कोहल है, एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन भी कहां पर होता है बेटा? स्टमक में होता है। इसके अलावा सर कुछ मात्रा में यहां पर आपकी जो वाटर है, वाटर मतलब जल का अवशोषण भी स्टमक में होता है। तो मैं कहूं कि सर जब मैं एल्कोहल का इंटेक करता हूं या दारू पीता हूं तो वह एल्कोहल कहां जाकर एब्जॉर्ब होती है? तो आप कहोगे सर स्टमक में जाकर एब्जॉर्ब होती है। मैक्सिमम जो दवाई आप लेते हैं वो दवाई भी कहां पर जाकर एब्जॉर्ब होती है बेटा? यहां पर होती है। और जो वाटर है, वाटर भी यहां पर एब्जॉर्ब होता है। वाटर तो हर जगह होता है, छोटी आंत में भी होगा, बड़ी आंत में भी होगा, स्टमक में भी होगा, जिस तरीके से धीमे धीमे होता हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको स्टमक में याद रखनी होती है। एक चीज और होती है बेटा स्टमक में, स्टमक में कभी कभी देखो आप बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना खा लेते हो, बहुत ज़्यादा चिकना या मीठा खा लेते हो, उस दौरान आपको ना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ही चिकना या फैट आप ज़्यादा लेते हैं ना बेटा, तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, आपको यहाँ पर फैट को घोलने के लिए थोड़े HCl की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उस टाइम पे फैट की चीज़ों के साथ या तेल की चीज़ों के साथ HCl ज़्यादा रिलीज होता है, और जैसे ज़्यादा HCl रिलीज होगा ना बेटा, तो आपको कभी कभी ऐसा होता है ना, खट्टी डकारें आना, छाती में जलन होना, उस कंडीशन को कहते हैं हार्ट बर्न। वो क्यों होती है कि HCl जो है ना ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है, छाती में चढ़ने लगता है, ईसोफेगस में चढ़ जाता है, और ईसोफेगस में चढ़ने के बाद कभी कभी आपने देखा ना, जो खट्टी खट्टी डकार आती है, गले में जलन होने लगती है। वो गले में जो जलन हो रही है ना बेटा, HCl के कारण हो रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो HCl है वो HCl छाती में चढ़ जाता है, जिसके कारण आपको छाती में जलन होने लगती है, और इस कंडीशन को हार्ट बर्न कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हार्ट बर्न। तो हार्ट बर्न अपने आप में क्या है? ईसोफेगस में HCl का चढ़ जाना। हार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये हार्ट के पास जलन हो रही है, इसीलिए इसको हार्ट बर्न कह देते हैं बेटा, छाती में, क्योंकि ईसोफेगस जस्ट हार्ट के बिल्कुल जस्ट पास में होती है, इसीलिए। तो स्टमक में इससे ज्यादा सवाल आज तक न तो पूछे गए हैं और न कभी पूछे जाएंगे। तो हम आज बात कर चुके हैं गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है बेटा? HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है। HCl के बारे में मैं बता चुका हूँ। HCl अपने आप में क्या एक एसिड है जिसमें 1.5 से 3.5 की pH होती है, और pH के बाद में मैं बता चुका हूँ इसके काम, इसका फंक्शन है किल पैथोजन, ये पैथोजन को मारने का काम करता है। दूसरा सर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और तीसरा अपने आप में इसका काम होता है एंजाइम को एक्टिवेट करना। इसके बाद मैंने बात की पेप्सिनोजन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये अपने आप में प्रोटीन का आधा पाचन कर देता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन कर देता है। लास्ट में मैंने बताया आपको प्रोरेनिन रेनिन में बदलकर कैसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का काम करता है। सिर्फ आपके फीटल स्टेज में मिलेगा, शिशु अवस्था में मिलेगा, और आप कह सकते हैं कि सर एडल्ट स्टेज में इसका कोई काम नहीं होता, इसीलिए इसका सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको वीडियो में बताई है। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4th और आने वाला है बेटा। 4th में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें कौन कौन सी हम पढ़ने वाले, लीवर, अग्नाशय और तीसरी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। वो पढ़ने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हम देखेंगे। तो जितनी भी डाइजेशन, ये कंप्लीट 2-4 वीडियो देखने के
बाद मैं गारंटी लेता हूं आप आरएएस तक का कोई भी एग्जाम देख लेना, यूपीएससी तक का कोई एग्जाम देख लेना, जिसके अंदर आपको ये जो सवाल आपके हल ना हो, ठीक है, गारंटी के साथ। अपने यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी, क्लियर है। किसी भी कोई भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, पूरा कंप्लीट डिटेल के अंदर वो सब्जेक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। चाहिए 1 घंटे में एक्स्ट्रा कराऊं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है क्लासेस में। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत लिमिटेशन होती है कि आप थोड़ा कम पढ़ाइए, क्योंकि क्लास बैचेस पूरे करने होते हैं। यहाँ पर मेरे पास फुल टाइम है, और जिसको क्वालिटी कंटेंट चाहिए और अच्छा कंटेंट चाहिए वो इस चैनल पर रुक सकता है। अगर उसको लगता है कि मुझे तो क्रैश कोर्स चाहिए, मुझे तो बस वन शॉट एक वीडियो के अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाए, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए प्लीज़ ये चैनल जो है वो सही नहीं है, क्लियर है। तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।